नमस्ते बच्चों, ये है भूगोल का पहला पाठ संसाधन एवं विकास। तो आइए देखते हैं कि संसाधन होता क्या है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग होती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी या तकनीकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या कहलाती है? एक संसाधन कहलाती है। सीधा सीधा है कि जो भी हमारे पर्यावरण में कोई भी वस्तु उपलब्ध है और जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और संसाधन को संसाधन बनाने के लिए तकनीकी की हमें आवश्यकता पड़ती है और जो आर्थिक रूप से संभावित होता है कि आर्थिक रूप से आगे इसमें विकास हमको मनुष्य कर सकता है और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है, मतलब किसी तरह की संस्कृति को हमारे नुकसान न पहुँचे, तो ये उसे संसाधन कहेंगे। तो मतलब जो भी हमारे पर्यावरण में है और जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वे सभी हम क्या हैं? संसाधन हैं। जब हम उनका उपयोग नहीं कर पाते तब वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। जैसे ये हम पेंसिल है, तो अगर पेंसिल ये हमारे लिए संसाधन है क्योंकि इसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और इसको बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग हुआ है। आगे है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। तो मतलब इस यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं उनके रूप में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है प्रकृति, तकनीकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में नहीं है। तो मतलब ये तीनों प्रकृति, तकनीकी और संस्थाएं मिलकर आपस में इस परिवर्तन को करती हैं। मानव तकनीकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मतलब मनुष्य ही तकनीकी के द्वारा संसाधनों का प्रयोग करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करता है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यहाँ कहा गया है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। मतलब जो मनुष्य होता है वह पर्यावरण में जो भी वस्तुएं पदार्थ पाए जाते हैं मनुष्य ही उन्हें संसाधन में उसे परिवर्तित करता है तथा उन्हें प्रयोग करता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं कि पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है, एक जैव संसाधन होता है और एक अजैव। जैव संसाधन में प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वन्य जीव, ये सब आएंगे और अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं होगा वो अजैव हो जाएंगे। जैसे चट्टान हो गई, कई तरह की जो धातुएं हैं वो अजैव में आ जाएंगी। ख है समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता मतलब जो समाप्त हो जाएगा कभी न कभी। तो नवीकरणीय उसी में है और एक है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन में आएगा पवन है, सौर ऊर्जा है, ये जल है। और अनवीकरणीय संसाधन में आएगा कि जो चीज़ जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जैसे है धातु है तो पुनः चक्रीकरण उसका किया जा सकता है। और जो अचक्री होता है उसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है और धातु भी अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जो धातु है उसका पुनः चक्रीकरण करके प्रयोग किया जा सकता है, जबकि जो जीवाश्म ईंधन होता है जैसे कोयला वो उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक बार जलने के बाद वो नष्ट हो जाती है। फिर ग है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। तो एक व्यक्तिगत संसाधन होता है, एक सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह के संसाधन होते हैं जो व्यक्ति स्वयं प्रयोग करता है। जैसे ज़मीन है, घर है, ये सब उसका व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक जैसे पार्क हो गया, खेलने का मैदान हो गया, ये सामुदायिक हो गया, सभी लोग प्रयोग करते हैं। कुछ राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जैसे सड़क हो गया, नहर हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय कुछ संसाधन होते हैं। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। एक है संभावी, दूसरा है विकसित भंडार और संचित कोष। संभावी मतलब कोई
पदार्थ है या कोई वस्तु है जिसका प्रयोग संभावना है कि आगे भविष्य में उसका प्रयोग किया जाए। एक है भंडार, मतलब कि कहीं भंडार उसका पड़ा हुआ है लेकिन सही उन्नत तकनीक न होने के कारण उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। और वही में आएगा ये संचित कोष, कि कोई चीज़ है लेकिन तकनीकी के अभाव के कारण उसका प्रयोग नहीं हो सका है, हो सकता है कि भविष्य में उसका प्रयोग किया जाए। आगे है संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सब बनेगा कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक संसाधन है, एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आएगा नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं और एक अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि पवन है, सौर ऊर्जा है, जल है, ये सब नवीकरणीय संसाधन हो गया। और अनवीकरणीय में था पुनः चक्रीय, मतलब धातु है, और अचक्रीय मतलब जीवाश्म है। धातु है जैसे लोहा है, तांबा, ये सब प्रयोग दोबारा उसका किया जा सकता है। और अचक्रीय जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, उसको जलाने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आएंगे न अनवीकरणीय योग्य संसाधन में। आगे है संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार में है पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आगे पहले पन्ने में आपने पढ़ा था कि जैव संसाधन था और अजैव संसाधन था। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है लघु में, अति लघु में, ऑप्शनल में दे सकता है कि इस तरह देगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो इन संसाधनों की प्राप्ति, मतलब जैव संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। मतलब जितने भी चीज़ें में जीवन है वो सभी जैव संसाधन में आएंगे। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन, जितने भी पशु हैं, गाय भैंस बकरी, ये सब हैं, ये सब संसाधन के रूप में ही मनुष्य प्रयोग करता है। और मनुष्य डॉक्टर हैं, जैसे इंजीनियर है, सब बन जाते हैं। तो ये क्या है, एक संसाधन के रूप में प्रयोग में आते हैं। और जितनी भी वनस्पतियाँ हैं उनके द्वारा जो भी वस्तुएं बन रही हैं ये सब, तो ये सब जैव संसाधन हमारे हो गए। अजैव संसाधन क्या है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हों अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे चट्टान हो गई और धातुएं हो गई। तो ये सब ऑप्शनल में हो सकता है कि जैसे दे देगा इसमें से बताइए कि 4 ऑप्शन में से कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। दे देगा मनुष्य है, मत्स्य जीवन है, पशुधन दे देगा, फिर धातु या चट्टान दे देगा, तो इसमें से पूछ लेगा। तो इसमें से ऑप्शन आपको सही लगाना रहेगा। फिर दूसरा है इसमें समाप्यता के आधार पर। तो नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि नवीकरण योग्य संसाधन में भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसमें उसे नवीन या नया कर दिया जाता है, या पुनः मतलब फिर से उत्पन्न उसको किया जा सकता है, तो उसे ही नवीकरण योग्य संसाधन कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन व वन्यजीव जितने हैं ये नवीकरण योग्य संसाधन हैं। इन संसाधनों को लगातार, सतत मतलब लगातार, अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। आगे है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो यहाँ क्वेश्चन लघु या अति लघु बन सकता है कि अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो अनवीकरण योग्य संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, मतलब बहुत समय लग जाता है अनवीकरण योग्य जो संसाधन होते हैं उन्हें बनने में। खनिज और जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वे अनवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला है, ज़मीन के अंदर जो है, जीवाश्म ईंधन हो गया और पेट्रोल हो गया, इन सब को बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं हैं वह पुनः चक्रीय हैं, मतलब धातुओं का पुनः चक्रीकरण होता है, वो दोबारा हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, क्योंकि जीवाश्म में जैसे कोयला आ गया तो कोयला जल गया एक बार तो नष्ट हो गया, उसका दोबारा प्रयोग नहीं हो पाएगा, राख बन जाता है, वह एक बार के प्रयोग के बाद ही वो खत्म हो जाता है। आगे है कि स्वामित्व के आधार पर क्या है,
तो स्वामित्व के आधार पर है व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन किसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन? तो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होती हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, मतलब सरकार उन्हें भूमि किसानों को दी होती है, जिसके बदले में सरकार उनसे कर लेती है। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग बिना भूमि के भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। जैसे लोगों का अपना बाग होता है, चारागाह भी होता है, किसी किसी का अपना तालाब भी होता है। तो इस तरह क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन में हो गया। आगे है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन से हैं या किसे कहते हैं? तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, मतलब जितने भी समुदाय के सदस्य रहेंगे सभी इन संसाधनों का प्रयोग करेंगे। और गांव की जो शामिलात भूमि होती है, शामिलात भूमि किसे कहेंगे? जैसे चारण भूमि हो गए, सभी की जो गाय भैंसें हैं वहाँ पे ही चरने जाती होंगी। शमशान भूमि है, तालाब है इत्यादि, ये सब शामिलात भूमियाँ हैं। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक जैसे पार्क हैं, पिकनिक स्थल हैं और खेलने के जो मैदान हैं, वहाँ रहने वाले सभी लोग इनका उपयोग करते हैं। अब है कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यहाँ कहा गया है कि हमारे देश की जो सरकार है, अगर वह आम जनता के हित में लगी है तो वो कोई सड़क है, नहर है, रेल लाइन है, अगर बिछानी है, समस्या आ रही तो किसी का खेत वो ले लेती है, अपने अधिग्रहण में ले लेती है और इसकी वजह से आम जनता का हित होता है, क्योंकि बाधा अगर पड़ती हो तो बड़ी समस्या आती है। तो यहाँ पे देखिए है ना कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है सरकार। और आपने देखा होगा कि सड़कें जो है, नहरें हैं और रेल लाइनें हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में ही बनी होती हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार किसको दिया है? तो सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरण को दिया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले जो भी संसाधन है वो राष्ट्र की संपदा होते हैं। मतलब 12 समुद्री मील तक के अंदर जो भी होंगी राष्ट्र की वो संपदा कही जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। जैसे तट रेखा से लगभग, जैसे भारत की तट रेखा है तो उससे लगभग 200 समुद्री मील की दूरी, तो 200 समुद्री मील की दूरी को क्या यहाँ कहा गया है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा गया है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो तट रेखा से 200 समुद्री मील की जो दूरी होती है उसे ही अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो इससे परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। आगे है विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो संभावी संसाधन, तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है लघु में कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। और उदाहरण के तौर पर जैसे भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान है और गुजरात है, वहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा की संभावना है, लेकिन वहाँ सही तकनीकी का विकास नहीं हुआ, इसीलिए इनका प्रयोग सही से नहीं हो पा रहा है। अब है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसे कहेंगे? तो विकसित संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब उनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता
और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब इसकी गुणवत्ता, कोई जो संसाधन है उसकी गुणवत्ता कितनी है और मात्रा कितनी मात्रा में है, ये इसका भी निर्धारण किया जा चुका है और विकसित संसाधन कहलाते हैं। तो जो संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनकी गुणवत्ता को भी निर्धारित किया जा चुका है और उनकी मात्रा को भी निर्धारित किया जा चुका है, तो उसे ही विकसित संसाधन कहेंगे। संसाधनों का विकास तकनीकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब तकनीकी, जो भी टेक्नोलॉजी, संसाधन के विकास के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है और उनकी संभाव्यता, मतलब उनकी संभावना कितनी है, उस स्तर पर निर्भर करता है। जैसे भंडार किसे कहेंगे? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी, मतलब वही टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। यहाँ है कि पर्यावरण में जो भी पदार्थ उपलब्ध हैं और वे मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त तकनीकी के अभाव में मनुष्य की पहुंच से वो बाहर हैं। भंडार, उसे ही भंडार कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे जल दो गैसों से मिलकर बना है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत या अच्छी तकनीकी का ज्ञान नहीं है। संचित कोष किसे कहेंगे? तो संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा होती है। जैसे भंडार था कि ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन सही तकनीकी नहीं है, इसी कारण वो मनुष्य की पहुंच से बाहर है, उसी तरह संचित है। संचित माने होता है कोई चीज़ इकट्ठा करना। तो यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब अगर सही तकनीकी का ज्ञान हो जाए तो जो संसाधन है उसका प्रयोग मनुष्य कर सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ, मतलब शुरू नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे दिया है कि नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है। जो भी नदियों का जल है उनको विद्युत बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, परंतु नदियों के जल का प्रयोग विद्युत के लिए, बिजली के लिए बहुत ही कम पैमाने पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आगे है कि संसाधनों का विकास, कि संसाधनों का विकास कैसे हो सकता है। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, मतलब एक अच्छी जिंदगी मनुष्य जिए इसके लिए संसाधनों का होना बहुत ही आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए भी संसाधन बहुत ही जरूरी होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। मतलब कुछ लोगों को मानना रहता है कि ये जो भी संसाधन है पृथ्वी पर वो सभी प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका आधारभूत प्रयोग किया है। मतलब कुछ लोगों को मानना है कि जो भी संसाधन है उसे प्रकृति ने दिया है, तो उसे सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो मनुष्य है आर्थिक लालच में इसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण निम्न तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये पहला पॉइंट दिया है कि कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हो रहा है, मतलब ह्रास, संसाधन जो है नष्ट हो रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं। मतलब जो भी संसाधन है तो एक हो गया जिसके पास कोई भी संसाधन की कमी नहीं है, वो अमीर वर्ग में आ जाएगा, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संसाधनों से बहुत ही दूर होते हैं, वो गरीब में आएंगे। इसी तरह जो समाज है दो वर्गों में बढ़ गया है, एक है अमीर वर्ग और एक है गरीब वर्ग, जिनके पास संसाधन है ही नहीं, और जो अमीर वर्ग है उनके पास साधनों। आगे है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। मतलब विश्व स्तर पर संकट पैदा हो रहा है, जितने भी संसाधन हैं उनका मतलब गलत तरीके से अंधाधुंध, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से। जैसे भूमंडलीय तापन, मतलब कि पृथ्वी जो गर्म बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी कितनी तेज बढ़ रही है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है,
पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है और भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब भूमि जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, उपजाऊपन उसका खत्म होता जा रहा है और बंजर बनती चली जा रही है। आगे है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मतलब मानव जीवन की जो गुणवत्ता है, मतलब जीने का उसका तरीका है कि किस तरह रहना चाहिए मनुष्य, उस तरह और विश्व में शांति, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा होना बहुत ही जरूरी है। यदि कुछ व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है, जैसे इस समय है जिसके पास संपत्ति है बहुत ज़्यादा, वह संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, जबकि गरीब वर्ग है वो संसाधन ही नहीं रहता है। इस तरह कुछ देश हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं, विकसित देश हैं, वह संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं अंधाधुंध, और जो गरीब देश हैं वो संसाधनों का सही से प्रयोग नहीं कर पाते। तो इस तरह, क्योंकि उनके पास अगर गरीब हैं तो संसाधनों की कमी रहेगी, अगर संसाधन है भी तो तकनीकी नहीं रहेगी। इस तरह तो हमारी जो पृथ्वी का भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। कि जीवन का जो अस्तित्व है, प्रत्येक मनुष्य हो चाहे जानवर हो कुछ भी हो, तो हर चीज़ का जो है अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की पहले हमको योजना बनानी पड़ेगी। तो सतत अस्तित्व सही अर्थ में क्या है, सतत पोषणी विकास का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं, लघु में बन सकता है या अति लघु में। तो सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं, सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो। मतलब जो भी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में विकास हो रहा है वह विकास पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए और वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है वह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना भी न करे। जैसे पेट्रोल है या कोयला है, कोई भी चीज़ है, अगर इसी समय ख़त्म हो गया तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह उनका उपयोग कैसे करेंगी। ये सब समस्याएं आगे आएंगी अगर अंधाधुंध तरीके से संसाधनों का प्रयोग किया गया। आगे है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है क्या। तो जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। मतलब इस सम्मेलन का आयोजन किसके लिए किया गया था, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्याएं आ रही हैं उनका हल ढूंढने के लिए। तो इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब जो ये रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी पर और जो जैविक विविधता जैसे पेड़ों की है, जानवरों की, किसी चीज़ की है, जो धीरे धीरे क्या है सब चीज़ खत्म होता चला जा रहा है, लुप्त होने की सब चीज़ कगार पे है, इसी को बचाने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। यहाँ देखेंगे कि एजेंडा 21 है क्या। तो एजेंडा 21 क्या है, एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था इस घोषणा पत्र को। इसका उद्देश्य क्या था एजेंडा 21 का, कि भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना, और यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य क्या है, समान हित, पारस्परिक आवश्यकता और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। आगे संसाधन नियोजन को हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे।